नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 22 दिसंबर शिफ्ट के पेपर के संस्कृत पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 121 से 128 तक दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। पैराग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करने की सबसे अच्छी विधि यह है कि पहले आप प्रश्नों को पढ़िए, उसके बाद जब आप पैराग्राफ पढ़ने जाएंगे तो तुरंत आपको उसका उत्तर क्लिक करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं प्रश्न को पढ़ करके फिर पैराग्राफ पढ़ूं तो हिंदी में ट्रांसलेट करने में आपका काफ़ी लंबा वक्त बीत जाएगा अगर मैं ट्रांसलेट करने लगूँ तो इस वजह से आपका समय फालतू में व्यर्थ ना हो, इस वजह से डायरेक्टली हम लोग प्रश्न देखेंगे और उसका उत्तर इस पैराग्राफ में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, कस्य परंपरा दीर्घास्ति अनुच्छेदेनुसारम लिखतः, यानी कि अनुच्छेद के अनुसार कौन सी परंपरा यानी किसकी परंपरा बड़ी है। यहाँ पर देखिए, ये दीर्घास्ति जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, दीर्घ प्लस अस्ति। दीर्घ मतलब कि बड़ा और अस्ति मतलब कि है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि किसकी परंपरा बड़ी है। पहले ही लाइन में इसका उत्तर दिया गया है, आप देख सकते हैं, भारतीय संस्कृति है परंपरा दीर्घ खंडा च अस्ति, यानी कि किसकी बात की गई है, भारतीय संस्कृति की बात की गई है। तो यानी कि कौन सी परंपरा सबसे बड़ी है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, भारतीय संस्कृति। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उपनिषत्सु किम वर्तते, यानी कि उपनिषद जो है वो क्या उसमें है या फिर क्या बताता है, आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है, उपनिषत्सु गहन आध्यात्मिक चिंतनम वर्तते, यानी गहन आध्यात्मिक चिंतन के बारे में बताता है या फिर इसमें एग्जिस्ट करता है, इसमें दिया गया है। विकल्प नंबर 3 देखिए, आध्यात्मिक चिंतनम इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उपनिषदाम इति रूपम कस्या विभक्तो कस्मिन वचने च वर्तते, यानी कि उपनिषदाम जो शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन का प्रयोग किया गया है, आपसे पूछा जा रहा है। स्क्रीन पर आप उपनिषद शब्द का शब्द रूप देख पा रहे होंगे। प्रश्न में आपसे उपनिषदाम के बारे में पूछा गया था, ये हो जाएगा आपका उत्तर षष्ठी विभक्ति है। वचन की बात करें तो बहुवचन है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। विकल्प नंबर 1 देखिए, षष्ठी विभक्तौ बहुवचने इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उपनिषवयो इत्यत्र संधि विच्छेद कथम भविष्यति, यानी कि जो शब्द दिया गया है उपनिषवयो, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, उपनिषसु प्लस एव, उपनिषसु प्लस एव मिलकर के उपनिषवयो बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आरण्यकोपनिषद ग्रंथः कस्य अंग रूपेण लिखिता, यानी कि आरण्यकोपनिषद जो ग्रंथ है वो किसके अंग के रूप में लिखा गया है। पैराग्राफ में इसका उत्तर यहाँ पर मेंशन किया गया है, देखिए, ब्राह्मणानाम अंग रूपेण वारण्यकोपनिषद ग्रंथः लिखिता, यानी कि किसके रूप में लिखा गया है। विकल्प नंबर 2 देखिए, ब्राह्मणानाम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आश्रितैव इत्यत्र कः संधि विद्यते, यानी कि आश्रितैव शब्द में कौन सा संधि होगा। तो देखिए, इसका एक ट्रिक है कि जब भी आपको डबल मात्रा दिख जाए तो यहाँ पर हमेशा वृद्धि संधि ही होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 वृद्धि संधि इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्रियते इति रूपम कथम निर्मीयते, यानी कि क्रियते जो शब्द है वो कैसे निर्मित हुआ है। तो क्री धन यक धन ते मिलकर के क्रियते बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चिंतन इत्यत्र कः प्रत्ययतः वर्तते, यानी चिंतन में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ल्युट प्रत्यय। ल्युट प्रत्यय जोड़ने पर अन का सेंस आता है। चिंतन में भी देखिए अन का सेंस आ रहा है, तो ये ल्युट प्रत्यय का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 129 से 135 तक दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था, तो चलिए इसके भी डायरेक्टली प्रश्नों पर हम लोग चलते हैं और फिर पैराग्राफ में उसका उत्तर ढूंढेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया था, रात्रौ विक्रमादित्य किम पश्यत, यानी कि रात में विक्रमादित्य ने क्या देखा। पैराग्राफ में इसका उत्तर यहाँ पर मेंशन किया गया है, एकता रात्रावंधकारे तेन दृष्टिका नारी या तारस्वरेण रोदित, यानी कि रात्र के अंधकार में विक्रमादित्य ने एक ऊंचे स्वर में रोती हुई महिला को देखा। रुंदितम नारीरम अपश्यत। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखितेषु कर्मवाच्यस्य क्रियापदम किम अस्ति, यानी कि दिए गए ऑप्शंस में से किसमें क्रमवाच्य की
प्रधानता है। तो यहाँ पर देखिए अक्रोत मतलब कि किया हो जाता है, भ्रमति मतलब कि भ्रमण करना, घूमने से संबंधित है, और ये भी इसमें कर्ता की प्रधानता है, यानी कि कोई काम करेगा, कोई घूमेगा, ये सभी चीज़ें। लेकिन अगर बात करें श्रूयते तो ये कर्मवाच की प्रधानता है, इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखितेषु शत्री प्रत्ययांत रूपम चिनुत, यानी कि निम्नलिखित में से शर्ती प्रत्ययांत प्रत्यय किसमें जुड़ा हुआ है आपसे पूछा जा रहा है, यानी शत्री प्रत्यय के साथ कौन सा अंत हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए पृष्ठवान इसका सही जवाब हो जाएगा। पुल्लिंग में नौ का सेंस अंत में आता है, तो ये शत्री प्रत्यय में, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था निशायाम इत्यस्मिन अर्थे अनुच्छेदे किम पदम प्रयुक्तम, यानी कि निशायाम के अर्थ में अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ में कौन सा पद प्रयुक्त किया गया है। तो निशा का मतलब होता है रात, ठीक है, तो इसके संदर्भ में रात्रो पद प्रयुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था प्रजायाः इत्यस्मिन पदे का विभक्ति किम वचनम च, यानी कि प्रजायाः जो शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन प्रयुक्त किया गया है। अनुच्छेदे प्रयोगानुसारम लिखता, यानी कि अनुच्छेद के प्रयोग के अनुसार आपको बताना है। स्क्रीन पर आप प्रजा शब्द का शब्द रूप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर प्रजायाः पूछा गया था, तो यहाँ पर देख सकते हैं पंचमी, और साथ ही साथ यहाँ पर षष्ठी विभक्ति दोनों में प्रजायाः ही होता है एक वचन में। तो अब आपका उत्तर क्या होगा, षष्ठी लगाएं या फिर पंचमी लगाएं, क्योंकि विकल्प में दोनों दिया गया है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको पैराग्राफ का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया था प्रजायाः अवस्थाम ज्ञातुम स रात्रौ वेशम परिवृत्य भ्रमति स्म, यानी कि प्रजा की स्थिति जानने के लिए वह रात में वेश बदल करके घूमते थे। तो यहाँ पर क्या सेंस आ रहा है, प्रजा की, ठीक है, प्रजा की। स्क्रीन पर आप कारक चिन्ह देख पा रहे होंगे। यहाँ पर क्या आ रहा था, प्रजा की के सेंस में आ रहा था, यानी कि कारक चिन्ह क्या आ रहा था, की आ रहा था। यहाँ पर देखिए की जो कारक चिन्ह है ये षष्ठी विभक्ति में आता है, यानी कि संबंध कारक में, ठीक है। यहाँ पर अगर पंचमी विभक्ति की बात करें तो यहाँ पर से कारक चिन्ह आता है, ठीक है, जबकि सेंस क्या बन रहा था, प्रजा की अवस्था जानने के लिए, ये षष्ठी विभक्ति में आता है। इस वजह से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये षष्ठी विभक्ति में ही होगा, पंचमी विभक्ति में नहीं होगा। अब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए षष्ठी विभक्ति और एक वचन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था निक्सा इत्यस्मिन अर्थे अनुच्छेदे किम पदम प्रयुक्तम, यानी कि निक्सा के अर्थ के संदर्भ में इस अनुच्छेद यानी इस पैराग्राफ में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है आपसे पूछा जा रहा है। पैराग्राफ में यहाँ पर देखिए स तस्या सकाशम गत्वा तस्या वेदनाम पृष्ठवान, यानी कि वह उनके करीब गया, उनके पास गया और उनकी वेदना को सुना। तो सकाशम का मतलब क्या हुआ, पास जाना या फिर करीब जाना। देखिए निक्सा का मतलब होता है करीब में या फिर पास में, तो सकाशम का भी मतलब यहाँ पर करीब के सेंस में आया हुआ है पैराग्राफ में, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न पूछा गया था भाषायाः अधिग्रहणम निम्नलिखित संदर्भे भवति, यानी कि भाषा का जो अधिग्रहण होता है वो किसके संदर्भ में होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भाषा का अधिग्रहण यानी भाषा अर्जन ये मातृभाषा का किया जाता है या फिर प्रथम भाषा का, क्योंकि जो आपकी मातृभाषा होती है, मदर टंग होती है, वहीं आपकी प्रथम भाषा भी होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए मातृभाषायाः अथवा प्रथम भाषायाः संदर्भे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था मातृभाषा आधारितम बहुभाषात्वम भवति, इसका मतलब ये हुआ कि मातृभाषा पर आधारित होकर के बहुभाषिकता का क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मातृभाषा से प्रारंभ करके अन्य विभिन्न जो भाषाएं होती हैं उनके अधिगम से ये संबंधित है। तो आप तीसरा ऑप्शन देख सकते हैं मातृभाषायाः प्रारभ्य बहिर्विना भाषाणाम अधिगम, यानी कि यहाँ पर मातृभाषा से प्रारंभ की गई है और बहुत सारे यहाँ पर जो भाषाएं हैं उनका अधिगम यानी कि उनको सीखने की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था पाठ्यक्रम अंतर्गता भाषा प्रयतते, यानी कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत भाषा के सेंस में पूछा जा रहा है। तो देखिए भाषा जो होती है वो विषय वस्तु और भाषा दोनों परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा भाषाम विषय वस्तु च परस्परम योजयुतम। अगला प्रश्न पूछा गया था भाषाम शिक्षयुतम प्रविधे बहिर्गमनस्य अवधारणा अस्ति, यानी कि भाषा शिक्षण प्रविधि में बहिर्गमन अवधारणा क्या है। तो बहिर्गमन अवधारणा के अंतर्गत ये माना जाता है कि भाषा सिखाने के लिए कोई भी विशिष्ट प्रविधि का आश्रय नहीं लेना चाहिए, मतलब कि एक ही अप्रोच पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए बल्कि कई सारे अप्रोच को अपनाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन देखिए भाषाम अध्यापनार्थ कस्यापि
विशिष्ट विधेय आश्रयम ना ग्रहणम, यानी कि विशिष्ट केवल एक ही अप्रोच पर, एक ही प्रविधि पर आश्रित नहीं होना चाहिए, ये बहिर्गमन अवधारणा है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, काचिद अध्यापिका भाषाम शिक्षून् छात्राण नेत्राणि पिहुतुम ताम च ध्यानेन श्रुतु निर्देशित, यानी कि एक कोई अध्यापक है जो कि भाषा शिक्षण के दौरान छात्रों को कुछ लिखा हुआ दिखा रहा है, फिर ध्यान से सुनने के लिए निर्देशित कहता है। आगे पढ़िए, तदा स तान प्रति त्रीणि वाक्यानि पठति, उसके बाद से एक वाक्य टीचर के द्वारा पढ़ा जाता है। प्रत्येक वाक्यम द्विबारम पठ्यते, और प्रत्येक वाक्य को 2 बार टीचर पढ़ता है। तदा छात्राः सुतानि त्रीणि वाक्यानि लिखन्तुम कथ्यते, उसके बाद से टीचर सुने हुए वाक्य को लिखने के लिए कहता है। एषः कार्यविधि क कथ्यते, यानी यह कार्यविधि क्या कहलाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर प्रति वाक्य बोला जा रहा है, यानी एक वाक्य सुनने के बाद से वो लिखा रहा है, तो ये वाक्य श्रुतलेख का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पठनस्य अधोगामी प्रक्रियायाः बलम अस्ति, तो ये पूछा जा रहा है कि पढ़ने की अधोगामी प्रक्रिया निम्न में से क्या है। देखिए, अधोगामी का आपने सीडीपी में पढ़ा होगा कि अधोगामी का सिद्धांत ये कहता है कि केंद्र से बाहर की ओर, यानी कि पूरे बॉडी से एक पर्टिकुलर किसी पार्ट पर, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि पहले जो बच्चा था वो उसका हार्ट जो केंद्र बिंदु है उस पर वो कंट्रोल पा रहा था, उसके बाद से उसके आगे उसकी भुजा है यानी उसका हाथ है उस पर कंट्रोल पा रहा था, उसके बाद उसकी कलाई आ रही है उस पर कंट्रोल पा रहा है, और अगले बार वो अपने हथेली पर कंट्रोल पा रहा है, और अंत में सबसे बाहर जो है वो उसकी उंगली है, तो सबसे बाहर जो है वो अपनी उंगली पर कंट्रोल में पा रहा है। यानी कि ये किससे संबंधित है, ये पूर्णात अंश प्रति से संबंधित है, यानी होल टू पार्ट, यानी कि पूरे से लेकर के एक पर्टिकुलर किसी पार्ट जो कि अंतिम छोर पर है उससे ये संबंधित है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पूर्णात अंशः प्रति। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषायाः अधिगम काले शिशिक्षुभिः गंतव्यम, गंतव्य का मतलब कि डेस्टिनेशन की बात की जा रही है, यानी कि जब बच्चा अर्थ खुद से निकालने लगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 अर्थात स्वरूपम प्रति इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतवर्षे विद्यालय पाठ्यक्रमे आंग्ल भाषा अस्ति, आंग्ल भाषा को अंग्रेजी भाषा को आंग्ल भाषा कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, जो इंग्लिश हम लोग पढ़ते हैं विद्यालयों में वो विद्यालयों के पाठ्यक्रम का क्या है, तो ये द्वितीय भाषा है। आप लोग देखेंगे किसी भी राज्य में जो प्रथम भाषा है वो वहाँ की जो स्थानीय भाषा होती है वो पढ़ाई जाती है। जैसे साउथ के में देखेंगे तो मलयालम पढ़ाया जाएगा, उड़ीसा में देखेंगे तो उड़िया पढ़ाया जाएगा। अगर हिंदी राज्यों की बात करें जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, तो यहाँ पर प्रथम भाषा क्या हो जाएगी, प्रथम भाषा हिंदी हो जाएगी। मतलब कि पहली भाषा तो वो रहेगी जो हमेशा बच्चों की मातृभाषा रहेगी, और द्वितीय भाषा सभी जगहों के सभी राज्यों के बालकों को अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर वहीं पूछा गया था कि अंग्रेजी जिसे आंग्ल भाषा कहते हैं वो विद्यालय के पाठ्यक्रम में उसका क्या अस्तित्व है, तो ये द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, संसाधन रूपे बहुभाषात्वस्य अर्थो अस्ति, यानी कि बहुभाषिकता जो होती है वो संसाधन के रूप में देखा जाता है। इसका क्या अर्थ है, इसका मतलब ये हुआ कि जो छात्रों के जो उनकी मातृभाषा है उसको उसी में ही एक तरीके से विद्यालय में अध्यापन कार्य कराया जाएगा, यानी कि सभी के जो मातृभाषा है उसको सम्मान देना। हो सकता है कि अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आए हों तो बहुत सारे मातृभाषा हो सकती है, सभी बच्चों की अलग अलग हो सकती है, तो सभी बच्चों के मातृभाषा का सम्मान करना ही बहुभाषिकता का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, शिशिक्षूणां छात्राणां भाषणम विद्यालय अध्यापन अध्ययनार्थ प्रयोगः, यानी कि बच्चों की जो मातृभाषा है वो अध्यापन कार्य के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निरंतर मूल्यांकनस्य अर्थो अस्ति, यानी कि निरंतर मूल्यांकन करने का क्या अर्थ है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जवाब हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर 3 कालांतरे, यानी कि काल के अंतर पर, यानी कि समय समय पर बात इसका सेंस है, समय समय पर अधिगमस्य मूल्यांकनम अभिलेखनश्च, यानी समय समय पर जो मूल्यांकन किया जा रहा है उसे अभिलेख के तौर पर, जैसा कि आप लोग जानते हैं पोर्टफोलियो होता है, उसमें बच्चे कितना सीख रहे हैं उनका मूल्यांकन करके उसको पोर्टफोलियो तैयार करने के संदर्भ में यहाँ पर मेंशन किया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, काव्य पाठनस्य ध्यानम अत्र न भवेत, यानी कि
काव्य के पठन में निम्न में से क्या एक तरीके से महत्वपूर्ण नहीं है उस सेंस में आया हुआ है, या फिर क्या ध्यान नहीं दिया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला दिया गया है प्रशंसायाम मनोरंजने च, यानी कि काव्य को पढ़ने से, कविता को पढ़ने से मनोरंजन होता है। तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव सेंस वाला आपको उत्तर देना है। ठीक है, दूसरा देखिए व्याकरण अध्यापने, तो व्याकरण का अध्ययन कराने के लिए काव्य नहीं पढ़ाया जाता है, तो यही निगेटिव था, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तीसरा देखिए काव्य साधनेसु, ये भी सही है, तो आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए समीक्षात्मक चिंतने, यानी समीक्षात्मक चिंतन करने के संदर्भ में, तो ये भी आपका सही था, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। लेकिन काव्य कविता के माध्यम से व्याकरण नहीं पढ़ाया जा सकता, तो ये निगेटिव था, इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था भाषायाः अध्यापने शिक्षणे च किम महत्वपूर्णम अस्ति, यानी कि भाषा शिक्षण में कौन सा महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा रहा है। तो वास्तविक भाषा का प्रयोग, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, बच्चे को नेचुरल इन्वायरमेंट में भाषा का प्रयोग करने के लिए अवसर प्रदान करना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूपम 2005 एतत् अवधारयति, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की अवधारणा क्या है। तो ये मानता है कि जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो देखिए शिक्षुः ज्ञानस्य निर्माता अस्ति, यानी कि शिक्षु ज्ञानस्य निर्माता अस्ति, यानी कि जो छात्र हैं वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ऑप्शन 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था भाषा पाठ्यक्रमे भवति, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, भाषाया अध्यापनाय शिक्षणाय च उद्देश्यानि उपकरणानि विध्यः विषयाः मूल्यांकनम च, विकल्प 2 सही जवाब है। दोस्तों हम लोग पेपर के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस पेपर का अंतिम प्रश्न पूछा गया था लेखन प्रक्रियायाम अंतर्निहिता संति, यानी कि जो लेखन की प्रक्रिया है वो किसे समाहित किए हुए है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 देखिए, कहा जा रहा है पहले विचारोत्तेजनम, यानी सबसे पहले आपको थिंकिंग आएगी, यानी आपके विचारों में उत्तेजना होगी। उसके बाद से योजना विधानम, यानी कि आउटलाइन आप करेंगे, जो आप सोच रहे हैं उसका एक मोटा मोटा खाका तैयार करेंगे। ठीक है, उसके बाद से ड्राफ्टिंग की जाती है, यानी कि ड्राफ्टिंग का मतलब ये हुआ कि जो एक तरीके से बाहरी ढांचा जो होता है कि आप क्या हेडिंग बनाएंगे, उसके अंतर्गत क्या लिखेंगे, ये सब कुछ ड्राफ्टिंग के अंतर्गत आता है। उसके बाद से आप संशोधन करेंगे, यानी रिवाइज करेंगे, जो आपने ड्राफ्ट तैयार किया उसको एक बार फिर से देखेंगे कि क्या उसमें गलती है, क्या गलती नहीं है। फिर उसके आगे क्या होता है त्रुटि संशोधन, अगर आपको कोई गलती मिल गई तो उसको फिर से त्रुटि संशोधन करेंगे, और अंतिम में होता है अंतिम प्रारूपम, जिसे फाइनल ड्राफ्टिंग कहते हैं, और उसके बाद से आपका लेखन प्रक्रिया समाप्त होता है। तो ये पूरा सही क्रम है। दोस्तों यहाँ पर पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।